Hello guys, greetings to all. Today we are going to take chapter 2 of history, establishment of company power. यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने किस तरीके से अपना पावर जो है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक हम मेन लेंगे वो है जैसे मर्केंटलिज्म एंड ट्रेड वार्स। मर्केंटलिज्म और ट्रेड वार्स यानी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मर्केंटलिज्म एंड ट्रेड वार। जो मर्केंटलिज्म इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी कंट्री है वो अपनी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है। इसके थ्रू अपना वेल्थ जो है, खजाना जो है उसको बढ़ाना चाहती है। ट्रेडिंग में मेनली ये लोग ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट जो है वो कम हो, और एक्सपोर्ट के थ्रू अपना जो है वेल्थ बढ़ाना चाहते थे। यूरोप जो है उसके अंदर 16th सेंचुरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। जो फिलोसोफर हैं वो इसके अंदर जो है इंपोर्ट को कम और एक्सपोर्ट को साइमल्टेनियसली बढ़ाने पे ध्यान रखते थे। जो इकोनॉमिक सेटअप था इस वक्त में वो गवर्नमेंट जो है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ और ट्रेड रेगुलेशंस बनाती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया के अंदर एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में एंटर हुई थी। लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से इसने जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करी थी, और एक बात टाइम के बाद में इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो जो ओटोमन एम्पायर जो है ये तुर्क जो है वहाँ पे था। इसने जब अपना कंट्रोल जो है, तो जो ओटोमन एम्पायर ने जब अपना कॉन्स्टेंटिनोपल और एशिया माइनर इन जगहों पे जो है कंट्रोल गेन कर लिया था, तो ओटोमन जो है उसने सारे जो लैंड रूट्स थे एशिया के अंदर ट्रेड करने के वो ब्लॉक कर दिए। तो इस वजह से जो यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनको एक न्यू रूट फाउंड करना था जो कि सी के थ्रू होता था। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने सी रूट्स को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, और जब उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस देखी तो उन्होंने जो है इसको कंट्रोल करके वहाँ पे जो है अपनी ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करना स्टार्ट किया। इंडिया के अंदर कुछ ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो दे रखी है यहाँ पे। जैसे जो पुर्तगीज़ जो कंट्री थी पुर्तगाल, उसने गोवा, दमन दीव, सेल्स्टे, बेसिन और सेंट होम यहाँ पे जो है अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बना रखी थी। जो डच थे, हॉलैंड या नीदरलैंड, उन्होंने मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत पे बना रखी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग पोस्ट थे बॉम्बे, जिसको करंटली मुंबई कहते हैं, कैलकाता, मद्रास। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पौंडुचेरी, मद्रास और चंद्रनागौर के अंदर ट्रेडिंग पोस्ट थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि कैसे जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने सी रूट्स के ऊपर जो है कंट्रोल करके अपना ट्रेडिंग पोस्ट स्टार्ट किया। जब उन्होंने इस तरीके की ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश की तो उसके ऊपर कंट्रोल को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया। कंट्रीज़ के अंदर अपनी कॉलोनीज जो है बसाना स्टार्ट किया, ताकि कंट्रोल जो है वो उनके पास में रहे, सुप्रीमसी रहे। ये जो रेस थी, यानी ये जो दौड़ हो गई थी यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग पोस्ट को कॉन्कर करने की, सी रूट्स को कॉन्कर करने की, इसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रेड वार्स हुए। इंडिया जो है वो काफ़ी फेवरेट ट्रेडिंग पोस्ट थी काफ़ी सारे यूरोपियन नेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, रेवेन्यू जनरेशन इन सब, और अच्छा मार्केट अवेलेबल था। इसकी वजह से पोर्तुगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच इन सब ने जो है इंडिया के अंदर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट जो है इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है पोर्तुगीज़ थे वो इंडिया के अंदर आए थे 1498 के अंदर, वास्को ड गामा। उसने जब एक नया सी रूट जो है वो फाइंड किया था उसके थ्रू। तो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो 1598 के अंदर एक ग्रुप था इंग्लिश मर्चेंट का, जो कि प्राइवेट एसोसिएशन फॉर्म करके आए थे ट्रेड के लिए ईस्ट में। इसको जो है एक चार्टर रिसीव हुआ था क्वीन के द्वारा कि भाई आप जाओ और जाके जो ईस्टर्न पार्ट है वर्ल्ड का वहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हो। इस चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली जो है 15 साल के लिए प्राप्त हुई कि सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र कंट्री है जो कि जाके ट्रेड कर सकती है वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। यानी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है एशिया या फिर चाइनीज़ या फिर और जो अदर कंट्रीज़ है ईस्ट के अंदर, यहाँ पे जाके जो है ट्रेडिंग कर सकती है। उसके लिए कोई दूसरी जो कंपनी है ब्रिटेन के अंदर वो इन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड नहीं कर सकती थी। लेकिन इस अरेंजमेंट में क्या था कि इसने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की कंपनीज को रोका था, लेकिन जो दूसरे यूरोपियन नेशंस थे वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते थे। तो सबसे पहले जो सर थॉमस रो थे वो एक डिप्लोमेटिक मिशन के साथ में मुगल एम्पायर जो है जहांगीर उसके दरबार में आए, और उन्होंने परमिशन मांगी कि भाई हमारी जो एक ट्रेडिंग पोस्ट हम सूरत के अंदर जो है और उसके अलावा दूसरे एरियाज़ के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो है जहांगीर उन्होंने परमिशन दे दी, और परमिशन दे के जो सूरत है वहाँ पे इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री और ट्रेडिंग जो है पोस्ट दोनों इस्टेब्लिश किया।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सूरत की तरह ही मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, पटना और बालासोर यहाँ पे भी जो है अपने ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश। इन 1662 जो किंग चार्ल्स जो थे उनको जो है बॉम्बे जो है इसका एक आइलैंड जो है जो पोर्तुगीज़ जो लोग थे उन्होंने डावरी में दिया था, जब वो जो प्रिंस कैथरीन डी ब्रेगेंजा थी उसके साथ में जब उनकी शादी हुई तो उनको जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अलावा उसने बंगाल के अंदर 3 जो है गांवों को भी अपने कब्जे में ले लिया और एक नई सिटी फॉर्म की जिसको बोला उन्होंने कलकत्ता। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास इन 3 जगहों पे जो है अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ब्रिटिश थी, इसी की तरीके से एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी आई थी ब्रिटिश के पीछे पीछे इंडिया में, और इन्होंने जो है अपना ट्रेड इस्टेब्लिश किया था 1664 में। इन्होंने जो है पौंडुचेरी, चंद्रनागौर, माहे और कराईकल के अंदर अपने ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश किए थे। और 18 सेंचुरी में जो है काफ़ी सारे इन्होंने गवर्नर जनरल जो है फ्रेंच टेरिटरीज बना ली थी। एक डुप्लिक्स जो था वो चाहता था कि इंडिया जो है इसके अंदर फ्रेंच रूल हो, तो जो एम्बिशन थे डुप्लिक्स की उसकी वजह से जो ब्रिटिश जो है उनके और फ्रेंच दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसकी वजह से एंग्लो फ्रेंच वॉर्स स्टार्ट हुए, तो इसको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो जो 18 सेंचुरी का हाफ पीरियड निकल जाने के बाद में ये था कि इंडिया जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों के बीच में जो है काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। जो ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी इसकी वजह से 3 जो है फाइट्स हुई थी जिनको कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं। ये साउथ इंडिया के रीजन में हुई थी। यहाँ पे जो मेन अथॉरिटी थी उस वक्त वो थी जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो कार्नेटिक वॉर्स हैं ये 20 ईयर्स तक हुए थे और एंड के अंदर जो ब्रिटिश जो हैं वो जीते और जो पावर जो है वो उनके पास में स्टार्ट हुई। और वो जो ट्रेडिंग पोस्ट उन्होंने स्टार्ट में सेटअप की थी वो शुरुआत में एक व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन जब ये ट्रेड वॉर्स जो है वो एंड हुआ या फिर राइवलरी जो एंड हुई उसके बाद में वो इम्पीरियलिस्ट यानी जो सुप्रीम पावर जो है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो चुके थे। तो सबसे पहला जो कार्नेटिक वार है वो 1744 से 1748 के बीच में फाइट हुआ था। जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था वो सक्सेशन था ऑस्ट्रियन वार का, जिसके थ्रू इंडिया के अंदर जो कॉलोनीज जो है वो एक्सटेंड हुई थी, ब्रिटिश कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज। जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन था यानी ऑस्ट्रिया के अंदर जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध था उसके अंदर वो लड़ा गया था पर्शिया, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन और बेवरिया एक साइड में और दूसरी साइड में थे इंग्लिश, डच, रशिया एंड हेस्पर मोनार्की ऑन द अदर। इनके बीच में ये फाइट हुई थी और ये लड़ाई जो है वो एंड हुई थी एक्सला चैपल जो है एक ट्रीटी उसके थ्रू 1748 में। ये जो है अनेबल था इस सेटल को डिस्प्यूट करने के लिए कि भाई कॉलोनी जो है इंडिया में उसको। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था 1745 के अंदर, जो कि एक ब्रिटिश फ्लीट जो ब्रिटेन जो है उनके लोगों का एक जहाज़ जो है वो अपेयर हुआ था कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर। ये जहाज़ जब कोरोमंडल कोस्ट पे आया तो इसने जो फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट थी पौंडुचेरी के अंदर उसको जो है थोड़ा थ्रेटन किया। उस थ्रेटन की वजह से जो है फ्रेंच लोगों ने रिटेलिएट करने के लिए जो है कुछ ब्रिटिश कॉलोनी थी साउथ इंडिया में जहाँ पे अटैक किया और मद्रास के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो इसके बाद में सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है 1749 से 1754 तक। जो एक्सला चैपले की ट्रीटी थी उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए पीस जो है वो रिस्टोर कर दी गई थी, कुछ समय के लिए शांति थी, लेकिन ब्रिटेन और फ्रेंच वो दोनों फिर से स्ट्रगल के अंदर आ गए थे। फिर से वो जो है क्योंकि इंडिया जो है उसके अंदर उनको काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा था रॉ मटेरियल के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, तो इस वजह से वो दोनों कंट्रोल करना चाहते थे, तो इसलिए वो काफ़ी कोशिश करते थे और दोबारा जो है वो एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। जो मुगल गवर्नर था डेक्कन एंड इन द इंडिपेंडेंट ऑफ नवाब ऑफ हैदराबाद, जब उसकी डेथ हो गई थी तो एक फाइट हुई थी नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों के बीच में हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए। तो जो नासिर जंग था उसको तो ब्रिटिश लोगों ने सपोर्ट किया और जो मुजफ्फर जंग था उसको सपोर्ट किया था फ्रेंच लोगों ने। इसी तरीके से जो चंद साहिब और मोहम्मद अली उन दोनों के बीच में जो फाइट हुई थी सक्सेशन उत्तराधिकार के लिए उसके अंदर भी जो फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ने जो है एक दूसरे के जो है खिलाफ अपने आप को अलाइन किया। तो जो कार्नेटिक वॉर था उसके अंदर जो चंद साहिब जो थे उनको सपोर्ट किया फ्रेंच ने और मोहम्मद अली को सपोर्ट किया था ब्रिटिश लोगों ने। तो जो फ्रेंच है वो इस बात चीज़ में सक्सेड हो गए थे कि चंद साहिब जो है उनको नवाब बना लिया उन्होंने कर्नाटक का, और मुजफ्फर जंग जो है वो निज़ाम बन गया था हैदराबाद का। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसने एयरकोर्ट को जब कैप्चर किया
तो यहाँ से जो इवेंट्स है वो टर्न हुए, यानी यहाँ से जो है सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हुई। ब्रिटिश जो है उन्होंने सबसे पहले जो चंद साहिब है उनको जो है कब्जा कर लिया, उन चंद साहिब को गिरफ्तार कर लिया, बंधक बना लिया और उनको जो एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया, और उनको रिप्लेस कर दिया मोहम्मद अली के साथ। मोहम्मद अली को जो है वहाँ का कार्नेटिक का निज़ाम डिक्लेयर कर दिया। जब डुप्लेक्स जो है वो फ्रांस लौट गया था, तो जो फ्रेंच है उनका वो अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हुए और उनकी जो पोजीशन है वो भी रिड्यूस होने लगी। और जो क्योंकि अब उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई थी, तो इस वजह से जो हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और सेकंड जो कार्नेटिक वार था उसके अंदर जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपनी पोजीशन काफ़ी स्ट्रेंथन कर ली थी साउथ इंडिया के अंदर मेनली। जो थर्ड कार्नेटिक वार था ये एक आउटब्रेक था उस लड़ाई का जो कि 7 सालों से यूरोप के अंदर लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई का। इसके अंदर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे वो कार्नेटिक रीजन से बाहर निकले अब, और उन्होंने अब उन एरिया पे भी अपना कब्जा करना स्टार्ट कर लिया जो कि फ्रेंच लोगों की ट्रेडिंग पोस्ट थी, जैसे चंद्रनागौर। और ये सारा सब कुछ हुआ था रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में। तो जो फ्रेंच है वो डिफीट हुए और उन लोगों ने जो है बैटल ऑफ वेंडीवाश इन 1760 के अंदर जो हुई थी, बैटल ऑफ वेंडीवाश, इसके अंदर ये लोग ब्रिटिश लोगों से हार गए। और इस हार की वजह से उन्होंने जो है पौंडुचेरी जो अब इनका ट्रेडिंग पोस्ट था उनको भी खो दिया। उसके बाद में एक ट्रेटी होती है 1764 1763 के अंदर पेरिस के अंदर, जिसके अंदर ये होता है कि भाई जो एरिया है चंद्रनागौर और पांडुचेरी के उनके ऊपर फ्रेंच जो है वो वापस अपना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह को ट्रेडिंग पर्पज के रूप में यूज कर सकते हैं। कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते या कोई कॉलोनीज या कुछ फैक्ट्री जो है वो सेटअप नहीं कर सकते। इनको कुछ भी किला बनाने की इसकी अनुमति नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ब्रिटिश एक्वेशन ऑफ न्यू टेरेटरीज इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश जो थे जब उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी इंडिया में, तो इसके लिए फिर उन्होंने जो है क्या करना स्टार्ट किया कि जो भारत के अलग जो इंडिया जो है उसके अलग अलग जो किंगडम्स थे छोटे छोटे, उन किंगडम्स को जो है उन्होंने अपने अधिकार के अंदर लेना स्टार्ट किया। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो स्टार्ट में ट्रेडर्स थे वो फिर रूलर में कन्वर्ट हो गए और एक बार में उन्होंने जो है धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर भी जो है अपने कंट्रोल में कर ली। जो ब्रिटिश जो है इनके आने के साथ में जो मुगल एम्पायर जो वो भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गया, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसने जो है अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। तो कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में आगे, ठीक है।